ये कहानी तब शुरू हुई जब एक सुअर के फार्म से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों लाशें बिखरी हुई पड़ी मिली। जगह जगह कार पर खून की छींटें, तो फ्रीजर पर मांस का टुकड़ा, जबकि खेतों पर छोटे छोटे ग्राइंड्स किए गए बॉडी पार्ट। हर दिन नया टारगेट और मारने का तरीका हमेशा अलग अलग। और पुलिस को लगे पूरे 1 साल इस गुत्थी को सुलझाने में। 1980 से 2001 के बीच कनाडा के वैंकूवर पोर्ट कोक्विटलम से कई लड़कियां गायब होती जा रही थीं। जब लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो उन्होंने लापरवाही दिखाई, पर पुलिस वालों को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी लापरवाही कई लोगों की जान ले लेगी। ये कहानी कनाडा के मोस्ट वांटेड सीरियल किलर रॉबर्ट पिक्टन की है, जिसकी दरिंदगी ने पूरे कनाडा को हिलाकर रख दिया। There are more questions tonight about how police in British Columbia This week handled marks the the Robert 20th Pickton anniversary of when police This raided time the prompted Port by the Coquitlam farm release of of serial video killer of missing Robert women's Pickton, inquiries and a warning. रॉबर्ट का जन्म कनाडा के पोर्ट कोक्विटलम में 24 अक्टूबर 1949 को हुआ था। बचपन से ही रॉबर्ट ने अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, जिसकी वजह से एज अ चाइल्ड उसकी स्कूलिंग में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। वो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग रहता। रॉबर्ट के माँ बाप सुअर की फार्मिंग करते और इस काम में रॉबर्ट और उसके छोटे भाई बहन उनकी मदद किया करते। रॉबर्ट की माँ काम पर इतनी बिजी रहती कि वो बाकी बच्चों की साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती। हमेशा फार्म पे काम करने से रॉबर्ट के कपड़े गंदे हो जाते थे, जिसका खामियाजा उसे स्कूल में भुगतना पड़ता, क्योंकि गंदे कपड़ों की वजह से रॉबर्ट के क्लासमेट उसे चिढ़ाया करते। उसके दोस्त उससे कहा करते कि उसकी शरीर से सुअर की बदबू आती है, और फिर सारे स्टूडेंट उसे स्टिंकी पिग कहकर चिढ़ाया करते। इन सारी चीजों को सुनकर रॉबर्ट हमेशा सैड फील करता और उसकी सैडनेस का असर उसकी पढ़ाई पर पड़ी। नतीजा ये निकला कि रॉबर्ट सेकंड क्लास में ही फेल हो गया। अब उसकी इस कंडीशन को देखकर टीचर ने फैसला लिया कि उसे एक स्पेशल क्लास में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और ये क्लास उन बच्चों के लिए होता है जो पढ़ाई में कमज़ोर होते थे। रॉबर्ट हमेशा क्लास में चुपचाप बैठा रहता। रॉबर्ट की माँ भी रॉबर्ट को ज़्यादा लोगों से घुलने मिलने नहीं देती। रॉबर्ट की माँ काफ़ी कंट्रोलिंग कैरेक्टर और डोमिनेंट नेचर की थी, और वहीं रॉबर्ट के फादर, जिनका सिंपैथी के साथ कोई कनेक्शन नहीं, और इसीलिए रॉबर्ट को वो कभी इन्वायरमेंट ही नहीं मिला जिसमें वो बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल ग्रो कर पाता। रॉबर्ट अपने हम उम्र बच्चों के साथ कभी भी नहीं खेलता था, बल्कि अपना पूरा वक्त अपने परिवार को या फिर अपने पाले गए सुअर को देता था। बचपन से ही रॉबर्ट की माँ ने रॉबर्ट को सुअर को किस तरह से मारना है इसकी टेक्निक सिखाया करती। लोगों का कहना था कि रॉबर्ट की माँ रॉबर्ट को ये सिखाती थी कि किस तरह से सुअर को एक बड़ी ही बेरहमी से मारा जाता है। जैसे जैसे रॉबर्ट बड़ा हुआ वैसे वैसे उसने अपनी स्कूलिंग से दूरी बना ली, और 1963 के आते आते उसने अपने स्कूल को अलविदा कह दिया और उसने अपने पेरेंट्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वक्त बीता और रॉबर्ट बड़ा होते गया। अब फार्म पे जाना, पिग्स को चारा देना, उन्हें मारना और बेचना, और फिर शाम को घर वापस लौट आना और अगली सुबह उठना और उसी काम को दोबारा दोहराना अब उसकी ये रूटीन बन चुकी थी। अब वो हर सुबह रोज फार्म जाता और फिर शाम को वापस लौट आता, और ऐसे ही उसके दिन बीतते गए। बचपन से लेकर बड़े होते तक पिक्टन ने एक अलग ही माहौल देखा था। वो लोगों के बीच रहते हुए भी अकेला महसूस करता। उसे ये फील होता कि वो इस भीड़ का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, और जिससे वो सोशल ऑकवर्ड फील करता, स्पेशली वुमेन्स के साथ। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिक्टन वुमेन्स के साथ नॉर्मल रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाता था, और जिससे उसके अंदर इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ गई, जिससे उसको वुमेन्स के अगेंस्ट रिसेंटमेंट डेवलप हो गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे रॉबर्ट की औरतों से नफरत भी। वो हर उस औरत से नफरत करता जो कमज़ोर और कमतर होती थी। अब उसकी नफरत इतनी बढ़ गई थी कि वो धीरे धीरे हर उस लड़की का शिकार करता जो ऑलरेडी ही सोसाइटी में डिसऑनरेबल थी। वो स्पेशली मार्जिनलाइज्ड और वनरेबल वुमेन्स को टारगेट करता, और इसीलिए उसने 90s के दौरान अपना टारगेट उन सेक्स वर्करों को बनाया जो वैंकूवर के डाउनटाउन ईस्ट साइड एरिया में प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी।
रॉबर्ट पहले उन लड़कियों को पैसे और ड्रग्स की लालच देता और फिर उन्हें अपने फार्म पर ले आता। फार्म पर लाने के बाद रॉबर्ट वही हाल उन लड़कियों का करता था जो अपने पिग्स के साथ करता। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉबर्ट उन लड़कियों को गला घोट कर मारता था। रॉबर्ट उन लड़कियों को इतना तड़पाता था जिससे उनकी चीखें निकल जाती थी और उन चीखों को सुनकर रॉबर्ट को अजीब सा सुकून मिलता। जब उनकी बॉडी से पूरी जान निकल जाती थी तो रॉबर्ट उनकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करता और फिर उनकी बॉडी पार्ट्स को कभी फ्रिज पर रख देता या फिर खेतों पर फेंक कर उसे डिस्पोज करने की कोशिश करता। रॉबर्ट का फार्म एक ऐसे आइसोलेटेड जगह पर थी जहाँ पे किसी का भी आना जाना नहीं होता था। वहाँ पे सिर्फ रॉबर्ट के कुछ वर्कर्स ही काम किया करते थे और इसीलिए रॉबर्ट अपना हर क्राइम अपने फार्म पर करता। अपने बुरे कामों को अंजाम वो अपने फार्म पर देता ताकि किसी को उस पर शक ना हो। रॉबर्ट अपने फार्म पे पार्टीज और ड्रग फ्यूल गैदरिंग्स करता और ये पार्टीज सेक्स वर्कर और ड्रग एडिक्टेड्स के लिए एक कॉमन स्पॉट बन गई थी। इन पार्टीज का चक्कर रॉबर्ट ने इसलिए चलाया ताकि उसे अपने शिकार आसानी से मिल सके, जिससे किसी को भी उस पर शक ना हो। पिक्टन का फार्म अब एक क्राइम सीन बन चुका था जहां वो अपने क्राइम को बड़ी ही आसानी से अंजाम दे रहा था। पर धीरे धीरे लोगों ने ये नोटिस किया कि जो भी लड़कियां पिक्टन की पार्टी में जाती थी उनमें से कुछ लड़कियां गायब हो जाती थी। पिक्टन के वर्कर ने भी पिक्टन को किसी को मारते हुए देखा और एक लड़की जो पिक्टन के चंगुल से छूट कर भागी थी उसने पिक्टन के अगेंस्ट एक कंप्लेन की, पर फिर भी पुलिस ने पिक्टन पर कोई भी प्रॉपर एक्शन नहीं लिया, जिससे नतीजा ये निकला कि पिक्टन अपने क्राइम को लगभग 10 से 15 साल तक यूं ही चलाता रहा और मिसिंग वुमेन्स के नंबर्स यूं ही बढ़ते गए। पर एक दिन फरवरी 2002 को एक इन्फॉर्मेंट से पुलिस को ये पता चला कि पिक्टन के पास इलीगल फायर आर्म्स हैं जो कि कनेडियन गन लॉ के बिल्कुल भी अगेंस्ट थी। फायर आर्म से डायरेक्ट कनेक्शन होने की वजह से पुलिस ने पिक्टन के अगेंस्ट सर्च वारंट निकाला और जिससे उन्होंने पिक्टन के फार्म की तलाशी लेनी शुरू कर दी। पर जब पुलिस वेपन्स ढूंढ रही थी तब उनके सामने एक चौंकाने वाला राज सामने आया। जब वो वेपन्स की तलाशी कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि पिक्टन के 17 एकड़ के फार्म पर ह्यूमन रिमेन्स और बोन्स थे जो कि अलग अलग जगह पर फेंके गए थे। पुलिस को विक्टिम्स के बिलोंगिंग्स मिले जिसमें उनके कपड़े, आईडीज और ज्वेलरी शामिल थे और पुलिस को ये समझ आ गया कि ये सारी चीजें उन लड़कियों की थी जो वैंकूवर के ईस्ट डाउन साइड से गायब हो रही थी। अब पुलिस ने रॉबर्ट को अपने हिरासत में ले लिया, पर जब पुलिस ने रॉबर्ट को गिरफ्तार किया तो उन्हें ये पता चला कि रॉबर्ट ने एक नहीं बल्कि मल्टीपल मर्डर्स किए हैं। पर रॉबर्ट का फार्म 17 एकड़ पर फैला हुआ था। वो जितने भी लोगों को मारता उनके लाशों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पिग्स को खिला देता था या फिर अपने 17 एकड़ के फार्म पर कहीं पर भी गाड़ देता। पिग्स के कंजप्शन और ग्राउंड डिस्पोजल की वजह से पुलिस को फॉरेंसिक एविडेंस रिकवर करना मुश्किल हो रहा था। पर पुलिस किसी भी तरह से बस ये पता करना चाह रही थी कि आखिर रॉबर्ट ने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, ताकि पुलिस को पिक्टन के गुनाहों की चार्जशीट बनाने में आसानी हो, जिससे पिक्टन को एक सही सजा मिल सके। पुलिस के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि उससे किस तरह से सच उगलवाया जाए। पर तभी पुलिस वालों ने एक प्लान बनाया। पुलिस वाले ने अपने ही फिलो इनमेट को, मतलब अपने ही पुलिस ऑफिसर को कैदी बनाकर रॉबर्ट के पास भेज दिया ताकि उनमें दोस्ती हो जाए। उस आदमी ने रॉबर्ट के साथ लगभग 1 साल बिताया और जब उन दोनों में दोस्ती हो गई तो रॉबर्ट ने बातों ही बातों में उससे कहा, आई वाज जस्ट गोइंग टू डू वन मोर, मेक इट एन इवन 50। मतलब बस एक और मारना था ताकि टोटल 50 हो जाएं। और फिर उस पुलिस वाले ने रॉबर्ट की बातों को टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लिया और फिर पुलिस वालों को इस रिकॉर्डिंग से ये पता चला कि रॉबर्ट ने 49 खून किए हैं और उसका टारगेट 50 का था। रॉबर्ट की पहली हियरिंग 2 जनवरी 2002 को हुई थी, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई और एविडेंस मिलते गए तो उस पर 26 मर्डर्स के चार्जेस लगाए गए। उसकी पहली हियरिंग में सिर्फ इनिशियल चार्जेस पर बात हुई थी और कोर्ट ने उसकी कस्टडी एक्सटेंड कर दी थी। पिग्स के कंजप्शन और ग्राउंड डिस्पोजल की वजह से पुलिस ने फॉरेंसिक एविडेंस रिकवर नहीं कर पाए और इस वजह से उसे 6 दिसंबर 2007 को सिर्फ 6 मर्डर्स के चार्जेस पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली, जो कि ये एक कनेडियन के लिए एक सबसे बड़ी सजा होती है। पिक्टन ने लगभग अपनी जिंदगी के 17 साल जेल में बिताए और फिर किसी ने 19 मई 2024 19 मई 2024 को क्यूबेक के पोर्ट कार्टियर जेल में उस पर हमला कर दिया। गहरी चोटों की वजह से पिक्टन ने 71 साल की उम्र में ही उसने अपना दम तोड़ दिया।
One of Canada's most notorious serial killers is dead following a violent attack at a maximum security prison in Quebec. 74-year-old Robert Pickton died in hospital today after he was assaulted by another inmate on May 19th. Quebec Provincial Police say that they are continuing to investigate the attack, but a 51-year-old suspect has been identified. Pickton was convicted of 6 counts of second-degree murder and sentenced to life in prison in 2007 after being charged with the murders of 26 women in BC. रॉबर्ट पिक्टन का ट्रायल कनाडा की हिस्ट्री के सबसे बड़े और लंबे ट्रायल्स में से एक है, जहां कई राज खुलकर सामने आई। एक्सपर्ट ने बताया कि रॉबर्ट का बचपन एक डाइफंक्शनल परिवार में गुजरा था, जहां उसकी मां लुइस पिक्टन डोमिनेंट और कंट्रोलिंग थी, तो वहीं पे रॉबर्ट के फादर विलियम पिक्टन किसी भी बच्चे से ज्यादा इमोशनली अटैच्ड नहीं थे। पिक्टन की अपब्रिंगिंग एक ऐसे जगह पर हुई थी जहां उसने लाखों जानवरों को कटते हुए देखा था। ये कहा जाता है उसके फार्म का इन्वायरमेंट बहुत ही अनहाइजीनिक और डिस्टर्बिंग था, जहां डेड एनिमल्स और उनके रिमेन्स बिखरे हुए होते थे, और ये सारी चीजें उसके अंदर वायलेंस और इनसेंसिटिविटी को डेवलप कर रहा था। जैसा कि मैंने बताया था कि पिक्टन वुमेन्स के साथ नॉर्मल रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाता था, जिससे औरतों से उसे नफरत हो गई थी। ये भी कहा जाता है कि उसकी माँ के साथ उसका एक अब्यूसिव बिहेवियर था, जिसने उसकी पर्सनालिटी को डीपली इम्पैक्ट कर दिया। पिक्टन अपने क्राइम को इतने दिनों तक अंजाम इसलिए दे पा रहा था क्योंकि उसने उन लड़कियों को टारगेट किया जो सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड और वनरेबल थी, और इनके डिसअपीयरेंस को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था, और वहीं पिक्टन के लिए एक एडवांटेज बन गई। पिक्टन एक साइकोपाथ था जो अपने एक्शन पर गिल्ट महसूस नहीं करता। उसने अपने विक्टिम को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह देखा, जिन्हें वो इजीली कंट्रोल और एलिमिनेट कर देता। जैसे पिक्टन ने बताया कि उसका टारगेट 50 का था, पर कई एक्सपर्ट का ये मानना था कि अगर पिक्टन को कैद नहीं किया जाता तो वो कई जाने और ले लेता, क्योंकि उसका तो कोई टारगेट ही नहीं था। वो लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मारता था, जिससे उसे बहुत सुकून मिलता था। वो बड़ी ही आसानी से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करता। इन सारी चीजों से ये कंक्लूजन निकलता है कि पिक्टन को इंस्पिरेशन किसी एक फैक्टर से नहीं, बल्कि उसकी अपब्रिंगिंग, साइकोलॉजिकल इशू और उसके एनवायरनमेंट के कॉम्बिनेशन से मिली। उसके अंदर चाइल्डहुड से ही वायलेंट टेंडेंसी डेवलप हो चुकी थी, जो धीरे धीरे डेंजरस और एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गई। पिक्टन की मौत के बाद 2011 में द पिग फार्म, पिग किलर पिक्टन जैसी मूवीज बनाई गई, जिसकी रेटिंग बॉक्स ऑफिस पर 5.9 थी। पिक्टन की मौत के बाद गवर्नमेंट ने वुमेन्स की सेफ्टी पर बहुत ध्यान दिया। गवर्नमेंट ने खासकर उन लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान दिया जो अनसेफ जगह पर काम करती थी। उनकी सेफ्टी के लिए कई रूल्स चेंज किए गए। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो हमें अच्छा या फिर बुरा बनाते हैं, चाहे वो हमारी एडल्टहुड की यादें हों या फिर हमारे बचपन की। कभी कभी लाइफ और सोसाइटी हमें ऐसे जगह पर खड़ी कर देती है जहां हम सही और गलत का फर्क ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए सबसे पहले खुद का ख्याल रखिए, फिर दूसरों का। तो आज की क्राइम स्टोरी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अलविदा, नमस्कार।